Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी उसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे और आज हमारे टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेना होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फर्ज करें ये अर्थ की सरफेस है। अब इस अर्थ की सरफेस पर एक बॉल पड़ी है या आप बॉडी कह लें। अब जब मैं इस बॉडी को मैं एक हाइट तक लेकर जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये इसकी हाइट होगी। अब दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, फर्ज करिए मेरे पास एक बॉडी है। जब मैं इस बॉडी को एक खास हाइट तक लेकर जाता हूं तो इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है mgh की। अब इसी एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब बॉडी को मैं ग्राउंड स्टेट से ऊपर लेकर गया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अगेंस्ट लेके जाता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव होगी। और जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कम होती जाएगी। अब जब ये सरफेस पर होगा, सरफेस पर बॉडी पड़ी होगी, तो इसकी इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो H होगा वो ज़ीरो हो जाएगा सरफेस ऑफ अर्थ पे। H ज़ीरो हो जाएगा जब मैं फार्मूले के अंदर पुट करूँगा mg और यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे तो mg और यहाँ पे मैं ज़ीरो पुट करता हूँ। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। तो एक तो ये पॉइंट कि when body is moving against the field, then पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इज मैक्सिमम। तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। दोबारा सुने, जब मैं इस बॉडी को बेटा फील्ड के अगेंस्ट लेके जाऊंगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और दूसरी बात वो इसके उल्ट होगी, व्हेन बॉडी इज along the field, then potential energy will be minimum। तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं इसको बेटा फील्ड के अलोंग लेकर आऊँगा, तो मैं फील्ड के अलोंग जैसे 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 लेकर आता हूँ तो H कम होता जाएगा
एच कम होने की वजह से यहाँ पे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। और एट सरफेस ऑफ अर्थ, थर्ड पॉइंट ये याद कर रहे हैं, एट surface of earth potential energy PE means potential energy will be zero, will be zero। आई होप आपको बच्चे ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब g की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आपको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब जो ये फोर्स होती है बच्चे, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एफ जी लिख देते सबस्क्रिप्ट ने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, बॉडी का मास डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब इसका मतलब ये है बच्चों, जब मैं आर की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? उस वक्त कम होगी। अब जब मैं इसकी वैल्यूज को मैं कम करूँगा तो इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है, अब इस जो फोर्स है ये वेरी करती है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो जो एफ जी की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अब ये वाला जो फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूले उस वक्त एप्लीकेबल होते हैं जब बॉडी क्या करती हो? सरफेस ऑफ अर्थ के करीब हो। स्टूडेंट्स, इन बातों से पता चलता है कि ये जो फार्मूलाज हैं ये लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट रेंज के लिए है। एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज करें, ये हमारे पास अर्थ है। अब जो पहला स्टूडेंट है उसकी पोजीशन 1, जबकि दूसरा स्टूडेंट है उसकी पोजीशन 2, और जबकि तीसरा स्टूडेंट है उसकी पोजीशन 3 है। अब सेकंड स्टूडेंट्स को देखें, अब ये जो बॉल है ये इसके करीब पड़ी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बॉल है वो हाइट पे नहीं है, बल्कि ये सरफेस ऑफ अर्थ पे ही पड़ी है। तो 2 के लिहाज से ये बॉल सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब बच्चों फर्स्ट को देखो, बॉल क्या है? नीचे है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर खड़ा है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सही पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो नेगेटिव के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि बॉल नीचे है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होगी -mgh। अब थर्ड के लिहाज से देखते हैं, तो थर्ड के लिहाज से ये वाली जो बॉल है ये ऊपर है, तो उस वक्त इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव mgh होगी। अब स्टूडेंट्स, मैं एक पॉइंट लेता हूं
फर्ज करेंगे हमारे पास एक पॉइंट है और ये इन्फिनिटी पॉइंट है। अब फर्ज करें बच्चे, मैं इस बॉल को उठा के इन्फिनिटी तक ले गया, यहाँ पर लेके जाता हूँ। अब इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों के लिए कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तो इसी को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ये पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड्स में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट्स को समझा। तो अब हम डिटेल के अंदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्ज करें ये हमारे पास अर्थ है। अब अर्थ की सरफेस पर ऑब्जेक्ट पड़ा है या बॉडी पड़ी है। जब बच्चे मैं इस बॉडी को n पोजीशन तक लेकर जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट एट पोजीशन 1 पर पड़ा है। जब मैं इसको n तक लेकर जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्ज करें अर्थ के सेंटर से लेके पोजीशन 1 तक का जो डिस्टेंस होता है ये r1 कहलाता है, और जबकि अर्थ सेकंड पोजीशन तक का जो फासला होता है वो r2 कहलाता है। इसी तरह r3 भी आएगा, r4 भी आएगा, और हमारे पास तो एक लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत बड़ा। तो वो n तक हम इस तरह लेकर जाएंगे बॉडी को। बस बेटा एक लॉन्ग डिस्टेंस है। अब लॉन्ग डिस्टेंस को हम छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड करते हैं और हर एक पैच का नाम देंगे। अब वहाँ पर पैच के अंदर जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट फोर्स होगी। अब वो कांस्टेंट फोर्स होगी तो फिर हमारा वर्क एक्यूरेट आएगा। जितने पैचेस छोटे होंगे उतना वर्क हमारा एक्यूरेट आएगा। अब जब मैं उन तमाम वर्क को मैं एडअप करूँगा, टोटल वर्क आएगा, और वही टोटल वर्क हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन पोजीशन, ये सर्टेन पोजीशन ये है, इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम दैट पोजीशन। इसका मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब मैं इस बॉडी या ऑब्जेक्ट को उठाकर n तक लेकर जाऊंगा। दैट पोजीशन का मतलब है n तक, दैट पोजीशन टू इंफिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। और यहाँ पे जो ग्रेविटी की जो फोर्स होगी यहाँ पे जीरो होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट्स करेंगे। पहले पैच का वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन, along फर्स्ट पैच कौन सा पैच है बच्चे, 1 to 2 का। तो आप लिखोगे कंसीडर्ड बॉडी ऑफ अ मास m of mass m is displaced from point 1 to n in
ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए मैं बॉडी को डिस्प्लेस करता हूँ इस पोजीशन 1 पोजीशन से n पोजीशन तक। फिर अगली लाइन क्या लिखेंगे, डिवाइडेड द पैथ या डिवाइडेड द डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉन्ग डिस्टेंस है। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस के हम छोटे छोटे पैच बनाएंगे। डिवाइडेड द डिस्टेंस into small patches जब पैचेस होंगी तो हमारे पास फोर्स बच्चे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये लिख कर आओगे बच्चे। अब तो सबसे पहले हमें एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एवरेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस r1 और r2 को हम ऐड अप कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। तो एवरेज डिस्टेंस तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बच्चे इक्वेशन 1 आ गई। 1 और 2 का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा r है। अब डेल्टा r की वैल्यू तो उस वक्त आएगी ना जब r2 में से मैं माइनस करूंगा r1, तो तब हमारे पास डेल्टा r की वैल्यू आएगी। तो डेल्टा r इज इक्वल टू r2 में से मैं जब माइनस करूंगा r1 की वैल्यू, तो हमारे पास डेल्टा r की वैल्यू आएगी। अब बच्चे इस r2 की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, तो r2 अपनी जगह पे रहेगा, r2 अपनी जगह पे है, और ये वाला जो माइनस का ये दूसरी तरफ आगे प्लस का हो जाएगा। तो डेल्टा r प्लस r1। अब इसको इक्वेशन नंबर बच्चे 2 का नाम दे दें। अब क्या करोगे, पुट, अब जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो पुट सेकंड इक्वेशन इन इक्वेशंस 1 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, करते हैं पुट। r इज इक्वल टू r1 वैसे का वैसा, r2 की वैल्यू उसको पुट करेंगे। तो r2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी बच्चे, ये वाली। तो डेल्टा r प्लस r1 डिवाइडेड बाय 2। r1 और r1 ये क्या हो जाएगा, 2r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो 2r1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसल, तो r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अब इसी का हम स्केयर लेते हैं, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इसी इक्वेशंस का जो इक्वेशन आई है तो इसी का हम क्या लेते हैं, स्केयरिंग। तो दोनों तरफ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो लेते हैं स्केयर, तो क्या आती है वैल्यूज, r इसका स्केयर ले लिया और इसका स्केयर लेंगे, r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2, और इसका भी बच्चे क्या ले लेंगे, स्केयर। अब हमारे पास बच्चे एक फार्मूला होता है,
ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आसान हो जाने तो स्टूडेंट फिर पढ़ते हैं। फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, ठीक है, और बचे डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 ये वाला फार्मूले का ए हमारे पास ये है R1 और बी हमारे पास बेटा डेल R डिवाइडेड बाई 2 है। अब ये वाली वैल्यूज इस वैल्यू के साथ कैंसल आउट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस आर डेल्टा आर का स्क्वायर। और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 4 प्लस R1 और डेल्टा आर। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ये बच्चे बहुत ही छोटी है। ये क्यों छोटी है? इसके डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यूज़ है। अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यूज़ होती है तो वो बहुत ही कम वैल्यूज़ होती है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे और ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशंस क्या बनेगी आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू कैंसल आउट होगी और R1 और डेल्टा R। अब इसके अंदर बच्चे डेल्टा R आ रहा है, डेल्टा R। अब डेल्टा R की जो वैल्यूज़ है ये वाली जो वैल्यूज़ है इसकी इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 R2 माइनस R1। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई R1 और R2। अब ये प्लस माइनस माइनस R1 और ये R1 और ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली जो स्क्वायर टर्म है और ये माइनस वाली है स्क्वायर टर्म R1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस R1 और R2 प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यूज आ गई डिस्टेंस की वैल्यू आ गई R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 और R2। अब इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दो। हम फर्स्ट पैच का कर रहे हैं ना तो हम बॉडी को 1 से 2 तक लेकर जाएंगे। तो आपको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों 1 to 2 इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो बच्चों जब मैं इसको ख़त्म करता हूँ डॉट को तो हमारे पास क्या आता है 1 to 2 FD cos ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। अच्छा बच्चों जो ये वाली जो फोर्स होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये Fg के बराबर होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है न्यूटन के लॉ के मुताबिक कैपिटल G मास ऑफ अर्थ आर स्क्वायर। और जो ये डिस्टेंस होता है क्योंकि हम ये वाला जो डिस्टेंस फर्स्ट पैच का 1 to 2 ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर के इक्वल। 1 से 2 का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है डेल्टा आर। इसको सही से लिख लो डेल्टा आर। अब ये जो थीटा है ना देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अब हम एंगल चेक करते हैं। बॉडी को बेटा मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ जबकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फोर्स वो नीचे की तरफ लग रही है, जबकि मैं बॉडी को कहाँ लेके जा रहा हूँ बेटा अपवर्ड। बॉडी को अपवर्ड लेकिन ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स बॉडी को मैं अपवर्ड लेके जा रहा हूँ। फर्ज करिए हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी को मैं अपवर्ड लेके जा रहा हूँ तो ये हमारे पास डिस्टेंस होता है और
एक फोर्स और लग रही है, वो होती है ग्रेविटी की फोर्स, जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। अब इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशंस ए। अब इक्वेशंस ए में वैल्यूज को पुट करते हैं, तो W122 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और जो ये वाला D है इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे बच्चों, डेल्टा R, और कॉस वैसे का वैसा, और थीटे की जगह 180 पुट कर देंगे, तो ये 180 डिग्री। और cos 180 की जो वैल्यूज होती है वो -1 के इक्वल होती है, तो 1 2 2 1 2 2, तो ये माइनस cos 180 की जो वैल्यूज होती है वो -1 के इक्वल होती है, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और डेल्टा R। अब यहाँ पे भी बच्चे वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ पे भी वैल्यूज को पुट करते हैं, फिर क्या आएगा, तो W122 इज इक्वल टू -G M स्मॉल m, अब R का स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, अब R1 और R2, और डेल्टा R की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है बच्चों, R का स्क्वायर माइनस R1, तो यहाँ पे पुट करते हैं R का स्क्वायर माइनस R1। स्टूडेंट्स इन तमाम स्टेप्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट में हमने ये वाला यहाँ तक पढ़ा था, तो अब हम इसको मज़ीद आगे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो -G कैपिटल M स्मॉल m, अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के नीचे आ जाएगा, R1 और R2 के भी -R1 डिवाइडेड बाय R1 और R2 के भी नीचे। अब क्या करते हैं, R2 से, तो ये वाला R2 इस R2 से कैंसिल, R1 इस R1 से कैंसिल, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा 122 इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। तो ये हमारा फर्स्ट पैच का वर्क डन आया है, ये हमारा फर्स्ट पैच का 1 to 2 का वर्क डन आया है। तो इसी तरह अगर मैं दूसरे से तीसरे तक का मैं पैच का कैलकुलेट करता हूँ तो फिर क्या आएगा, तो आपने एक निशानी याद करनी है, तो ये हमारे सबस्क्रिप्ट में पहले पे 1 है तो यहाँ 1 आया, इसके R1, और ये सेकंड का तो ये सेकंड R2 आ गया। अब सिमिलरली कर देंगे आप, अगर आप 2 से 3 का वर्क कैलकुलेट करते हैं तो फिर क्या आएगा, 2 to 3, तो वो आएगा माइनस कैपिटल G स्मॉल g 1 2, पहला क्या है सेकंड, तो R2 आ जाएगा इधर -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बच्चे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसी तरह करते करते अब हम स्टूडेंट्स लास्ट पैच का वर्क को कैलकुलेट करते हैं, तो W इज इक्वल टू लास्ट पैच का n-1 to n। समझाता हूँ बच्चे, हमारे पास आखिरी डिजिट 10 है, अब उससे पीछे वाला क्या होगा 9 होगा, तो मैं उस 9 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10-1 इज इक्वल टू 9, तो यही मैंने लिखा है। जो लास्ट वाला जो होगा बच्चे वो तो n है, जो इससे पीछे वाला होगा वो n-1 होगा, और हमारा फार्मूला क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट है Gm 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ बच्चे फर्स्ट n-1
-1 माइनस, अब 1 डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। अब इन तमाम वर्क को मैं ऐड अप करता हूँ, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 to 2 प्लस वर्क 2 to 3 प्लस वर्क 1 to 3, और जाते जाएंगे प्लस n -1 to n। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं बारी बारी वैल्यूज़ को पुट। तो 1 to n इसके जो वैल्यूज़ होगी वो ये होगी, लेकिन इन तमाम के अंदर बच्चे गौर करनी है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है। तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल G M स्मॉल m। अब फर्स्ट पैच का 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2, दरमियान में क्या बचे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब जो सेकंड पैच का जो वर्क होता है, सेकंड पैच का ये वाला 1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R3, और इसी तरह आखिरी वाले पैच का मैं वर्क कैलकुलेट करता हूँ। आफ्टर सो ऑन 1 डिवाइडेड बाई Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई Rn। अब बच्चे इसके अंदर वैल्यूज कट रही हैं, गौर से देखो, ये से कैंसिल और ये वाली आगे वाले से कैंसिल होगी, इसी तरह कटते कटते ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा WT इज इक्वल टू माइनस GM स्मॉल m 1 डिवाइडेड बाई R1, तो ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट के अंदर 1 माइनस Rn। अब Rn क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास इन्फिनिटी है, डिस्टेंस इन्फिनिटी है ना, तो Rn की वैल्यू जो होती है ये इन्फिनिटी होती है, और 1 आवर Rn, तो Rn की वैल्यू क्या है, ये वाली इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो समथिंग अवर इन्फिनिटी आंस 0। तो टोटल वर्क जो आया है हमारे पास, तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m 1 डिवाइडेड बाई R1 के इक्वल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W टोटल वर्क इज इक्वल टू माइनस GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय R1। तो बच्चे ये हमारा वर्क आया है, और यही हमारा वर्क एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यही हमारा वर्क किसके बराबर होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो UG एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GMM डिवाइडेड बाय R जर्नल फॉर्म के अंदर, और यही हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं जर्नल की मैं बात करता हूँ, जर्नल फार्मूला की, तो UG इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R, तो ये हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जर्नल फार्मूला है। अब बच्चे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, मीन्स के सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है, जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये बच्चे कैपिटल R के बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, देन फिर क्या होता है, हमारे पास जो स्मॉल r की वैल्यू होती है वो कैपिटल R बन जाएगी, तो UG इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब फार्मूले के अंदर आप गौर से देखें बच्चों, जब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ
तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन ये इसको क्या कर देगा, इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स मैंने लास्ट में आपको एक बात बताई थी, अगर मैं हाइट को बढ़ाता हूँ, जब मैं बढ़ाता जाऊँगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह ये नेगेटिव साइन जो होगा इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज़।